साथी आओ इस सफर में बैठे कहीं गैर जरूरी बातों से हटकर करें प्रेम उन्मुखी बातें होकर सहिष्णु और समंदर की तरह धैर्यवान एक बार फिर हमेशा हमेशा के लिए बैठे कहीं। नमस्कार, मैं श्री कृष्ण नीरज सतपत्र के फेसबुक मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम दलित साहित्य में प्रेम पर बात करेंगे और वक्ता हैं प्रसिद्ध लेखिका सुशीला टागोरे। हम सुशीला मैम को मंच पर बेहद बेहद आदर और सम्मान के साथ स्वागत करता हूं। सुशीला मैम का जन्म होशंगाबाद मध्य प्रदेश में 1954 में हुआ था। अपने जीवन के संघर्षों और रचनात्मकता के चलते रचनात्मक होकर के उनका साहित्य बहुत ही समृद्ध है। उन्होंने कविता संग्रह, कहानी संग्रह, नाटक संग्रह, लेख संग्रह, उपन्यास और आलोचनाएं लिखी हैं। उनके कविता संग्रह हैं स्वाति बूंद और खारे मोती, तुमने उसे कब पहचाना, यह तुम भी जानो, हमारे हिस्से का सूरज। आपके कहानी संग्रह हैं टूटता वहम, संघर्ष, जरा समझो, अनुभूति के घेरे। आपके उपन्यास हैं नीला आकाश, तुम्हें बदलना ही होगा। आपकी आलोचना की किताब है दलित साहित्य एक आलोचना दृष्टि। आपको बहुत से पुरस्कार मिले हैं जिसमें प्रमुख है मध्य प्रदेश दलित साहित्य अकादमी विशिष्ट सेवा सम्मान, सावित्रीबाई फूले सम्मान और अलग अलग राज्यों के विशेष सम्मान आपको प्राप्त हैं। और आज आप बात करेंगे दलित साहित्य में प्रेम पर। हम बिना समय लिए आपको मंच सौंपते हैं। धन्यवाद। हाँ, हेलो हेलो। ठीक, हाँ मैम, आवाज आ रही है आपकी। धन्यवाद। सबसे पहले सतपत्र के माध्यम से आज हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं दलित साहित्य में प्रेम। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, महत्व की बात है। यहाँ कार्यक्रम के संयोजक श्री कृष्ण नीरज जी और उपस्थित सभी लोग, हम प्रेम के बारे में आज बात कर रहे हैं। प्रेम की बातें तो सदियों से चल रही हैं, सदियों से, कि प्रेम के बिना जीवन नहीं। अक्सर ये कहा जाता है प्रेम ही जीवन है। तो जो जीवन में पूरी तरह व्याप्त है वह किसी से अलग कैसे हो सकता है। तो ये विचार का विषय है। एक उम्र होती है प्यार करने की, प्यार महसूस करने की या प्यार को समझने की। तो वह एक अल्लड़ उम्र होती है जब दुनियादारी की कोई चिंता नहीं होती। बचपन के बाद किशोरावस्था और उसके बाद युवावस्था, जीवन अलग ढंग का होता है। एक मनमोजी विचार अपने चलते रहते हैं और उसी आधार पर कोई भी अपनी भावना को विचार करता है। तो यहाँ प्रेम का सार्वभौमिक रूप देखें कि वह पूरे विश्व में है। कोई ये नहीं कहेगा कि प्रेम को हम नहीं जानते या प्रेम क्या है इसे नकारना चाहिए या प्रेम का जीवन में कोई महत्व नहीं है। ऐसा तो कोई भी नहीं कहेगा, क्योंकि प्रेम सहज है, स्वाभाविक है, जीवन में व्याप्त है। और प्रेम के बिना जीवन बहुत रूखा सूखा या नीरस, इस तरह कह सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले, यहाँ मैंने कोई परिभाषा तो नहीं लिखी है, नहीं बता रही हूँ, लेकिन सही रूप से प्रश्न जो उठते हैं उसके आधार पर कह सकते हैं कि प्रेम क्या है, क्या है। और प्रेम को समझ लेना तो बहुत बड़ी बात है। प्रेम, स्त्री का प्रेम, पुरुष का प्रेम, इसमें भी बहुत अलग स्थितियां होती हैं। कि स्त्री जब किसी से प्रेम करती है तो वह
नैतिकता की दृष्टि से देखा जाने लगता है कि ये गलत है। परिवार के लिए, समाज के लिए, अपने खानदान के लिए, और इस तरह से उसके प्रेम को नकारा जाता है। और पुरुष का प्रेम कई बार खुशी खुशी स्वीकार भी कर लिया जाता है, या एक सहज कि भाई आज कर रहा है कल छोड़ देगा, ये भावना भी रहती है। तो ये स्त्री और पुरुष दोनों के प्रेम में फर्क क्यों किया जाता है? तो इसका कारण है हमारे समाज में स्त्री और पुरुष का स्थान। स्त्री का स्थान क्या है, पुरुष का स्थान क्या है, इसको अगर हम समझ लें, हम अपने पूरे समाज की व्यवस्था को समझ लें, और हम ये भी समझ लें कि प्रेम का जो प्रतिफल है वह किस रूप में किसको प्रभावित करता है, तो ये सब बातें बहुत कुछ सामाजिक मूल्यों, सामाजिक भावनाओं पर निर्भर करती हैं। तो यहाँ प्रेम के प्रकार भी हो सकते हैं कि कई लोग टाइम पास करने के लिए प्रेम करते हैं, कई लोग जीवन भर के लिए प्रेम करते हैं, कई लोग 7 जन्म के लिए प्रेम करते हैं। एक जन्म तो हम जानते हैं जिसमें हम जी रहे हैं, और 7 जन्म किधर होता है, कब होता है, ये नहीं पता है। लेकिन फिर भी भावनाएं इतनी विशाल होती हैं, गहराई के साथ, ऊंचाई के साथ, कि वह यह मान लेते हैं कि हम जन्म जन्म तक इसी तरह प्रेम करते रहेंगे। तो ये प्रेम की सहज रूप में कही गई बातें हैं प्रेम के संबंध में। और समाज में इस तरह के प्रकरण होते ही रहते हैं, घटते ही रहती हैं घटनाएं। अक्सर फिल्मी दुनिया में फिल्मों के मार्फत, फिल्मों के द्वारा जो प्रेम बताया जाता है वह अलग होता है, नियोजित होता है। कि हीरोइन कहीं जा रही है, नायक हीरो अचानक ही मिल गया, थोड़े टकरा गए, थोड़ी झड़प हो गई और प्रेम हो गया। तो हमारा जो व्यवहारिक जीवन है, वास्तविक जीवन है, वह अलग होता है। और जो अलौकिक जीवन यानी अलौकिक प्रेम की बातें, वह सामान्य जीवन से अलग होती हैं। तो अक्सर लोग जैसे साहित्य में प्रेम, तो प्रेम का जो चित्रण होता है बहुत मार्मिक, सुंदर, कोमल, और बहुत ही यानी कि आगे बढ़ते चले जाने वाला। तो ये जो प्रेम की बातें अक्सर कहते हैं कि साहित्य पढ़कर हम बच्चे बिगड़ जाते हैं, प्रेम कथाएं, प्रेम के उपन्यास बच्चों को नहीं पढ़ने देना चाहिए। तो ये कहने वाले वे बुजुर्ग होते हैं जिन्होंने दुनिया देखी है, और वो ये भी जानते हैं कि प्रेम के अंजाम सही नहीं होते हैं। तो ये तो एक भूमिका स्वरूप में बस ऐसे ही बात कर रही हूँ कि साहित्य में जो प्रेम, जैसे छायावादी साहित्य, अक्सर वह प्रेम का एक यानी प्यास, प्रेम की आवश्यकता जीवन में उसको बताता है। और इसी तरह जैसे कि प्रेम के बिना जीवन कितना नीरस होता है, इस पर भी काफी लिखा गया है छायावादी साहित्य में। और रहस्यवाद में जैसे महादेवी वर्मा की जो मैं नीर भरी दुख की बदली, तो ये जो भावना है वह विशालता के साथ है कि वह अपने हृदय में प्रेम की बात को स्वीकार करती हैं और पूरे विश्व में अपने प्रेम को व्याप्त रूप में देखती हैं। तो साहित्य का जो प्रेम है और समाज में जो प्रेम है वह अलग अलग रूपों में है। अब हम अपने समाज की बात करते हैं कि जहां सवर्ण संपन्न, सुविधा संपन्न जीवन जीने वाले लोगों का एक अलग जीवन स्तर होता है, और वहां पर प्रेम के संबंध में विचार भी अलग होते हैं। लेकिन हमारे ही समाज में जैसे कि कोई बहुत अच्छा संपन्न वैभवपूर्ण जीवन जीते हैं, और कोई लोग बहुत ही गरीबी और अभाव का जीवन जीते हैं। जैसे कि हमारे समाज व्यवस्था में वर्ण और जाति व्यवस्था है, जिसके आधार पर कुछ लोगों को बहुत सम्मानित माना जाता है, जो जन्म से ही जाति के आधार पर बहुत सम्मानित होते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जन्म से ही निकृष्ट, अछूत मान लिए जाते हैं। माने क्या, उन्हें निश्चित रूप से ऐसा माना जाता है। और इस तरह से जब इन लोगों में प्रेम की भावना कभी पनपती है, अब प्रेम तो कभी देख कर नहीं होता,
कि ये सामने वाला बहुत कौन है, कैसा है। अचानक ही कभी आकर्षण की दृष्टि से या सहज भाव की दृष्टि से प्रेम हो जाता है। तो इसको हो जाना, यानी प्रेम का अर्थ ही है कि वह किया नहीं जाता हो जाता है, किया नहीं जाता हो जाता है। तो ये जो बातें हैं वह है साहित्य में इसी रूप में दिखाई जाती है कि अचानक संयोग जुड़ गया और प्रेम हो गया। तो यहाँ जो अपना विषय है, दलित साहित्य में प्रेम की उपस्थिति। तो दलित साहित्य में प्रेम है भी और नहीं भी है तो किस रूप में है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो सबसे पहले, जैसे कि इसकी जो पृष्ठभूमि है, हमारी सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक परंपराएं, सामाजिक मूल्य, और उसके आधार पर ही जो सामाजिक व्यवहार बनता है, और उस व्यवहार के साथ जैसे नैतिकता या यानी अच्छा बुरा, आदर्श या निकृष्ट, ये ये सारी भावनाएं इसी रूप में जुड़ती हैं। तो समाज में जो जाति भेद है, जो वर्ण भेद है, यह जब तक असमानता के रूप में रहेगा तब तक समाज में समानता की भावना नहीं रहेगी। तो यहाँ दलित साहित्य में साहित्य दलित साहित्य लेखन, जो दलित साहित्यकार हैं वे भी इंसान हैं, उन्होंने भी प्रेम अपने जीवन में महसूस किया है। जीवन में प्रेम होता है, कई बार सफल होता है, कई बार असफल हो जाता है, और प्रेम की वे ग्रंथियां, वे भावनाएं मन में रह जाती हैं, और मन में रहने के बाद कई बार साहित्यकार के लेखन में वो प्रेम की बार बार वही चित्र, वही विवरण, वही बातें आने लगती हैं, या स्वाभाविक रूप से आती हैं। तो यहाँ दलित साहित्य जब लिखा गया 1970 के दशक से, इसके पहले मराठी में 1950 के बाद ही दलित साहित्य मराठी भाषा में लिखा जाने लगा था। इसके बाद 1970 के दशक 70 से 80 के बीच में ही दलित कविताएं लिखी जाने लगी थी, और उसके बाद कहानियां लिखी गईं। और जैसे 1997 में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा प्रकाशित हुई, और उसके बाद फिर लगातार कविता, कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक, ये सभी लिखा जाता रहा। तो आज हम दलित साहित्य की बात विशेष रूप से इसलिए कर रहे हैं कि वर्तमान समय में दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, ये हमारे आज के विमर्श, विशेष विमर्श, विशेष रूप से चिंतन के विषय बन गए हैं। तो यहाँ दलित विमर्श के आधार पर हम दलितों के जीवन की समस्याओं को देख सकते हैं, दलित स्त्रियों के जीवन की समस्याओं को देख सकते हैं, और इसके साथ वे कैसा जीवन जीते हैं, उनके जीवन में कितने संघर्ष हैं, कितनी सफलता और कितनी असफलताएं हैं। जैसे कि मराठी दलित साहित्य जब आया और मराठी दलित साहित्य की आत्मकथाएं प्रकाशित हुई, और उनमें जो एक भयावह जीवन का चित्रण था कि किस तरह गांव के बाहर अंधेरे में रहने वाले लोग, जो सवर्ण समाज की जूठन पर ही जीवन जीने पर मजबूर थे, और वे नए कपड़े भी नहीं पहन सकते थे, जो उतरे पुराने फटे पुराने कपड़े उनको दिए जाते थे। पूरे देश में इस तरह छुआछूत का माहौल था। उत्तर भारत में तो कुछ यानी छुआछूत बहुत ज्यादा थी, दक्षिण भारत में भी थी। जैसे कि केरल में जिस समय एक आंदोलन चला था कि दलित स्त्रियों को वक्ष ढाकने का भी अधिकार नहीं था, और उनके साथ छुआछूत इस तरह थी कि वे मंदिर से कितना दूरी रहें, या उनकी छाया किसी भी सवर्ण पर नहीं पड़ना चाहिए, ये स्थिति थी। तो जब इंसान इंसान में इतना फर्क माना जाता था जाति भेद के कारण, वर्ण भेद के कारण, तो ऐसे स्थिति में प्रेम के विषय में क्या कहा जा सकता है। दलित साहित्यकार, चाहे वे कवि हों, कहानीकार हों, उपन्यासकार हों, सहज जीवन में हर व्यक्ति ने, जो पहली पंक्ति के दलित साहित्यकार जिन्होंने अपना लेखन शुरू किया था 70-80 के दशक से,
और अभी हम 20वीं शताब्दी के 21वीं शताब्दी के 22-23 वर्ष पार कर चुके हैं। तो आज भी वह समय नहीं बदला है। आज भी समाज में यही स्थिति है कि जाति भेद किसी के भी मन से गया नहीं है। लोग अक्सर कहते हैं कि जाति कहाँ है, अब तो छुआछूत नहीं है, अब तो सब एक बराबर हो गए हैं, सभी लोग एक साथ मिलकर ऑफिस में काम करते हैं और रेल में यात्रा करते हैं, बस में यात्रा करते हैं। ये सब ठीक है कि अभी टच करने वाली बात से उतना परहेज तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं गांव में खाने पीने का भी कि वह छुआछूत मौजूद है खाने पीने के मामले में। और जो शादी ब्याह का मामला है, बेटी ब्याह का मामला है, वह तो अभी भी ज्यों का त्यों बना हुआ है कि जाति यानी जाति कभी जाति नहीं है, और जो निम्न है वह जन्म जन्मांतर तक निम्न ही रहेगा, और जो ऊंचे हैं श्रेष्ठ हैं वे हमेशा श्रेष्ठ ही रहेंगे। तो जन्मांतर से मतलब ये है कि पूरा जीवन बीत जाने के बाद भी, यानी मरने के बाद भी वह जिस जाति का है उसी जाति का कहलाता है। तो सवर्ण साहित्यकारों ने प्रेम की अभिव्यक्ति अपने उपन्यासों में, कविताओं में बहुत अच्छे से लिखी है, सुंदरता के साथ लिखी है। और दलित साहित्य में यह अभिव्यक्ति, प्रेम की अभिव्यक्ति किस रूप में आई है, पहले हम इसे ही देखते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं अजय नावरिया जी का उपन्यास के जिक्र करूंगी, जिसमें सवर्ण लड़की है जो ठाकुर है और दलित प्रोफेसर हैं। तो यहाँ उपन्यास के माध्यम से दोनों के बीच प्रेम बताया गया है, लेकिन वह प्रेम इस तरह का प्रेम नहीं है कि जिसे प्रेम कहा जाए, बल्कि वह सेक्स यानी स्त्री को भोग्य रूप में माना गया है और उसे केवल स्त्री के रूप में ही देखा गया है। तो वह एक प्रेम क्या होता है, प्रेम में जैसे ऊंचाई होती है, सच्चाई होती है, पवित्रता होती है, और प्रेम में जो एक निष्ठा होती है, और प्रेम के प्रति एक भावना ऐसी होती है, उत्सर्ग की भावना होती है कि हम जो भी करें हमारे प्रिय को कभी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, या उसका अपमान उसको कहीं इस तरह की परिस्थिति का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ जैसे जयप्रकाश करदम करदम जी का उपन्यास है छप्पर। जयप्रकाश करदम जी का उपन्यास काफी चर्चित रहा है और पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाता है। और छप्पर उपन्यास के जो प्रमुख पात्र हैं सुक्खा और उसकी पत्नी, जो बहुत ही गरीबी से कष्ट उठाकर अपने बेटे को पढ़ाते हैं, पढ़ने के लिए शहर भेजते हैं। वही बेटा वहां समाज सेवा भी करता है, पढ़ाई भी करता है। तो समाज सेवा के साथ जब वह देखता है कि कमला नाम की लड़की जो दलित समाज की है और सवर्ण वर्ग के लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया है, और बलात्कार के बाद उसे एक बच्चा भी हुआ है, और वह शोषित पीड़ित महिला किसी तरह अपना जीवन जीती है, और सुक्खा का बेटा चंदन उसकी मदद करता है। यहाँ ऐसा लगता है कि चंदन अवश्य ही कमला से प्रेम करने लगेगा और उसके जीवन को सहारा देगा। लेकिन आगे चल के हम देखते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता चंदन कमला की मदद जरूर करता है, उसके प्रति सहानुभूति रखता है, लेकिन उसका प्रेम जो जमींदार की बेटी रजनी के साथ होता है और वह उसके साथ प्रेम करता है। तो रजनी धनाढ्य परिवार की है, सवर्ण उच्च जाति की है। वह सुक्खा और उसके परिवार की मदद करती है, वह चंदन से बहुत प्रेम करती है, और फिर दोनों निश्चय कर लेते हैं कि हम विवाह नहीं करेंगे, हम अविवाहित रहते हुए ही समाज सेवा करते रहेंगे। यानी उच्च वर्ण की लड़की रजनी दलित नायक चंदन के साथ मिलकर दलित समाज की सेवा करने का प्रण लेती है, और इस तरह वे अविवाहित रहकर प्रेम करते हैं और समाज की सेवा करते हैं। तो इस तरह का भी प्रेम दलित साहित्य में है। प्रेम को हम
कविता, कहानी, उपन्यास, आत्मकथाओं में इस रूप में देख सकते हैं। जब ये कहा जाता है कि दलित साहित्य में प्रेम नदारद है, तो ये कहना गलत है, क्योंकि प्रेम मन की भावनाओं से जुड़ा है और ये भावना कहीं ना कहीं तो कारगर होती है, और अपने जीवन से जुड़ी होने के कारण वह कहीं ना कहीं अभिव्यक्त होती ही है। तो यहाँ रजनी का प्रेम, चंदन का प्रेम इस रूप में बताया है कि वे विवाह नहीं कर सकते। अब यहाँ परिस्थिति ये है कि उच्च वर्ण में, उच्च वर्ण की लड़की से चंदन कैसे विवाह कर सकता है। तो यहाँ लेखक ने यह स्थिति निर्मित की है कि विवाह की का प्रश्न ही नहीं उठता, और प्रेम भी होता रहेगा, चलता रहेगा, और समाज सेवा भी होती रहेगी। इसी तरह नेमिष राय जी का उपन्यास है क्या मुझे खरीदोगे। नेमिष राय, मोहनदास नेमिष राय जी का उपन्यास है क्या मुझे मुझे खरीदोगे। इस उपन्यास में सवर्ण लड़का सागर है, सागर और सरिता। सरिता शूद्र वर्ण की अछूत लड़की है, और लड़की अपने स्कूल जाने के समय से सागर से प्रेम करने लगती है, और चुपके चुपके उसको चाहती है। जब मन का प्रेम, एक जो जो प्रेम करते हैं उनसे पूछिए कि प्रेम के लिए लोग किस तरह उत्सर्ग हो जाना चाहते हैं, निछावर हो जाना चाहते हैं, अपने जीवन को पूरी तरह से बलिदान कर देना चाहते हैं। तो ये ऐसी ही मन की भावना होती है। और सरिता नाम की जो लड़की है, जो गांव में है और दलित मोहल्ले में रहती है, दलित परिवार की बेटी है, वह अपने प्रेमी के से विवाह करना चाहती है। प्रेमी कहता है कि मैं गांव में रहकर तुमसे विवाह नहीं कर सकता, हम दोनों घर से भाग चलते हैं, और दोनों ही बम्बई चले जाते हैं। बेटी अपने साथ कुछ सामान ले जाती है, और वह लड़का भी। और लेकिन यह प्रेम नहीं था, छलावा था, एक तरह से दलित लड़की का दैहिक शोषण यह गैर दलित पात्र का उद्देश्य था। तो यह प्रेम किया गया, दलित लड़की ने प्रेम किया, और उसके बदले में उसे धोखा मिला। तो अक्सर यही होता है कि दलित लड़की को एक स्त्री के रूप में, भोग्या के रूप में देखा जाता है, और कई बार तो प्रेम का झांसा देकर, और कई बार खुलेआम बलात्कार के रूप में उसका दैहिक शोषण किया जाता है। तो यहाँ भी सागर और सरिता बंबई में हैं, सागर उसे छोड़कर चला गया है, और अंत में सरिता नाम की जो लड़की है वह देह व्यापार करने के लिए मजबूर हो जाती है। तो प्रेम का यह रूप भी यहाँ पर बताया गया है। कावेरी जो बिहार की है, और अभी इतने में बहुत अच्छा लिख रही हैं, उनके कहानी संग्रह छपे हैं, कविता संग्रह भी हैं, उपन्यास मिस रमिया आ चुका है। तो यहाँ उनका जो उपन्यास है मिस रमिया, रमिया नारी पात्र है जो दलित समाज की है, और वह किस तरह बचपन में स्कूल में शिक्षक के द्वारा जाति भेद का सामना करती है, और कुएं से बाल्टी से पानी लेने के बाद किस तरह पीटी जाती है, और इतना डर जाती है, घबरा जाती है कि उसको बुखार आ जाता है। ऐसी परिस्थिति गांव में है कि दलितों के साथ जाति भेद, छुआछूत का भेदभाव किया जाता है। तो वह रमिया नाम की लड़की है, और उसकी सहेली का नाम शामली है, जो ओबीसी वर्ग में आती है, ओबीसी वर्ग की बहुजन समाज की लड़की है। दोनों सहेलियां हैं, साथ बैठते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, पढ़ाई की बातें करते हैं। यहाँ जब प्रेम की बात, के साथ वाला एक लड़का है जिसका नाम बेजू है, और यहाँ बच्चे हैं, किशोर अवस्था में हैं, उनके मन में जो एक आकर्षण है, बचपन का प्रेम है, यह है कि दोनों ही लड़कियां बेजू से प्रेम करती हैं। और जैसे कि कोई हाथ जोड़कर कुछ मांगता है, तो उनके मन में बेजू का प्रेम रहता है। यह उपन्यास के कथानक में बताया गया है। तो ये बचपन का प्रेम है कि वे जंगल में घूमते हैं, नदी में तैरते हैं, तालाब में तैरते हैं,
और बेर तोड़कर खाते हैं, स्कूल में जाते हैं। ये सब उनके बचपन के जीवन की बातें बताई गई हैं। लेकिन आगे चल कि बेजू की पढ़ाई छूट जाती है, क्योंकि वह लड़का है, उसे मजदूरी करना है और बिना मजदूरी के घर में परिवार का पालन करना कठिन है। इसलिए वह पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करता है और लड़कियां रमिया और शामली पढ़ती रहती हैं। फिर आगे चल के शामली का भी विवाह कर दिया जाता है और शामली पढ़ती रहती है। मैट्रिक करने के बाद वह डीएड करती है और शिक्षिका बनती है। जब वह शिक्षिका बनती है उस समय भी उसके मन में बेजू के लिए भाव रहता है, लेकिन वो समय पीछे छूट जाता है, क्योंकि अब वह हरवाहा बन गया है, खेतों में काम करने वाला मजदूर बन गया है और रमिया अभी शिक्षिका है। तो रमिया विवाह नहीं करती और वह अविवाहित रहकर दलित समाज में, अछूत समाज में जागृति लाने का काम करने का प्रण करती है। और यह प्रण उसका इस रूप में आता है कि उसका प्रण है और वह अकेली रहकर समाज सेवा करना चाहती है। वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती का कार्यक्रम आयोजित करती है और इसी तरह बाबा साहब के विचारों का प्रचार प्रसार भी करती है। लेकिन वह दलित जाति की है, अछूत जाति की है, तो उसका अपमान सरेआम स्कूल में किया जाता है, या उसके साथ इस तरह भी धोखा होता है कि जो जिन बच्चों को वो कई वर्षों से पढ़ा रही है, उन बच्चों की एक शिक्षिका के रूप में जो मैनेजर की घर की बेटी को बना दिया जाता है और रम्या को अस्थायी शिक्षिका के रूप में जाता है। तो यहाँ रम्या अपने सबलता के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए एक पुलिस इंस्पेक्टर है, उससे प्रेम करती है। अब ये प्रेम किस प्रकार का है, जहां पर हमारी कुछ अपेक्षाएं होती हैं, जहां हम सुरक्षा की बात देखते हैं या कोई सहयोग पाने की बात होती है, वह निष्पक्ष प्रेम तो नहीं होता है। तो यहाँ जो इंस्पेक्टर शादीशुदा है, विवाहित है, बच्चों का पिता है, उससे रम्या प्रेम करती है केवल इसलिए कि वह एक सशक्त व्यक्ति है और वह उसकी सुरक्षा करेगा। यहाँ इस तरह का प्रेम, एक तो बचपन का प्रेम बताया है, साथ ही रम्या का इंस्पेक्टर के साथ जो अविवाहित है, इस प्रेम के रूप को भी बताया गया है। तो ये मिस रम्या उपन्यास में प्रेम का एक प्रकरण है, जिसे लेखिका ने, अब कई बार क्या होता है कि जो हम देखते हैं या जीवन में सत्य बातें हैं, तो कई बार वह ज्यों की त्यों साहित्य में भी आ जाती है। वहां ये नहीं देखा जाता कि ये गलत है या अच्छा है, या हम इसे किस रूप में अच्छा बना सकते हैं। सच्चाई के साथ दलित साहित्य लेखन का एक तत्व यही भी है कि यह भोगा हुआ सत्य है और सच्चाई के साथ ही इसकी अभिव्यक्ति की जाती है। तो अब मैं अपने उपन्यासों की बात कहूं कि मेरे उपन्यासों में भी प्रेम की भावना है, और मैं स्वयं एक छोटे गांव से आई हूं, और जिस समय 1954 का मेरा जन्म है और 1964-65 में जब मैं 10-11 साल की थी, उस समय हमारे यहाँ टॉकीज में बड़ी अच्छी फिल्में चलती थी, सामाजिक फिल्में, प्रेम की फिल्म। तो ऐसे प्रेम की फिल्मों को देखकर कई बार किशोर अवस्था में ये विचार आता है कि कभी हमारे जीवन में भी ऐसा प्रेम होगा। हालांकि वो एक बालकपन, बालक बुद्धि की बात होती है कि प्रेम करना, प्रेम पाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ भावना तो होती है जो मन में कहीं तय खानों में छिपी रह जाती है। तो यहाँ नीला आकाश की बात करती हूँ। नीला आकाश केवल 120 पेज का उपन्यास है, और इसमें जो समस्या उठाई गई है, दलितों में भी दलित जाति भेद, दलित जातियों के बीच जाति भेद, कि जैसे वाल्मीकि है, मांग जाति है, महार जाति है, जाटव जाति है, ये चमार जाति है, ये किस तरह एक दूसरे को छोटा नीचा मानते हैं और किस तरह दूसरे का अपमान जाति के नाम पर भी करते हैं। तो यहाँ प्रकरण दोनों ही ऐसी हैं, पात्र दोनों ही दलित जाति के हैं, लेकिन वहां भी कि एक वाल्मीकि जो सफाई कर्मी समाज है,
और एक मांग जाति जो कि लगभग 19-20 की स्थिति में ही है, लेकिन वहां पर भी अंतर जाति विवाह करना कितना कठिन होता है। तो नीलिमा और आकाश, ये दो पात्र हैं जो साथ पढ़ते हैं, सामाजिक कार्य से जुड़े हैं, आपस में साथ रहते हुए उनके मन में ये भावना होती है कि अगर हम जीवन साथी बने तो एक साथ मिलकर समाज के लिए बहुत काम कर सकते हैं। इस भावना के साथ नीलिमा और आकाश का मैंने ये प्रकरण को सुखद रूप दिया है कि समाज के विरोध के बाद भी और वाल्मीकि मांग जाति के आपसी विरोध के बाद भी सामाजिक एकता को स्थापित करना और अंतर जाति विवाह बताया जाना और उसको सफल रूप देना, यह हमारे दलित साहित्य का उद्देश्य भी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि जातियां अगर मिटाना है तो अंतर जाति विवाह करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब दो वर्ग दो जाति के लोग नजदीक आएंगे तो उनका जो विवाद है, जो भेदभाव है, वह भावना खत्म हो जाएगी और आपस में सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर आपसी प्रेम बढ़ सकता है। इसी तरह दूसरा उपन्यास है तुम्हें बदलना ही होगा, जो 2014-15 में प्रकाशित हुआ है। और इस उपन्यास में भी मैंने जो पात्र लिए हैं कि जाटो समाज की लड़की है महिमा, और महिमा भारती नाम दिया है उसको, और जो सवर्ण पात्र है चमनलाल बजाज। तो जब प्रेम होता है तो जात पात नहीं दिखता, फिर बाद में ये समझा जाता है कि हम इसे स्थायी रखें या छोड़ दें। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि चमनलाल को महिमा के साथ कोर्ट मैरिज करना पड़ता है और एक दलित लड़की प्रेम पाती है और अपनी स्थिति को सवर्ण परिवार में किस रूप में देखती है, और वह अपने विचारों से उस बजाज परिवार में जाति भेद को मिटाने का पूरा प्रयत्न करती है। क्योंकि जाति में ही विवाह करना, ये जो विचार है, इसका दुष्परिणाम यह भी होता है कि मारवाड़ी समाज, अग्रवाल समाज या जो उच्च जाति के समाज हैं, इनमें कई बार जहां दहेज की परंपराएं हैं, वहां पर दहेज के कारण स्त्रियां, लड़कियां अविवाहित रह जाती हैं। तो इस जाति के बंधन को अगर तोड़ दिया जाए, और जैसे अखबारों में इश्तहार दिया जाता है कि वर्ग चाहिए, वधू चाहिए, और हमें क्या चाहिए, कैसी नौकरी वाला, कैसा रंग रूप वाला, तो इस रूप में जाति भेद को छोड़कर बाकी के बातों को ही ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इस बात को मैंने तुम्हें बदलना ही होगा उपन्यास के माध्यम से बताया है और सफल रूप में एक अंतर जाति विवाह की को समाज के सामने प्रस्तुत किया है। उसके साथ यह भी विचार किया है कि भले ही आज ये बातें यानी अस्वाभाविक लगती हैं, लेकिन आगे चलकर वह समय जरूर आएगा जब पूरी तरह से जाति भेद मिटेगा और समाज में अंतर जाति विवाह को स्वीकार किया जाएगा। इसी तरह उषा और धीरज का प्रेम है। प्रेम की धीरज प्रोफेसर हैं, लेकिन वो दलित जाति के हैं। उषा चमनलाल की छोटी बहन है जो कॉलेज में पढ़ती है, और उषा के मन में प्रोफेसर के प्रति जो सहज आकर्षण होता है, और वह कहती है जात पात को कौन मानता है, मेरे भाई तो सामाजिक कार्य करता है और उन्होंने भी इंटरकास्ट मैरिज की है, तो मुझे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से एक सवर्ण लड़की और दलित लड़के का विवाह, एक दलित लड़की और सवर्ण पति पात्र का विवाह, इस तरह से दोनों स्थिति को मैंने इस उपन्यास में रखा है। इसी वह लड़की उपन्यास, यह मेरा तीसरा उपन्यास है, और इसमें यह बताया गया है कि अनाथालय में जो लड़कियां जो जिनके जन्म का पता नहीं कि उनके माता पिता कौन हैं, और जो अनाथालय में लाके रख दी जाती हैं, और अनाथालय के जो व्यवस्थापक हैं देश पांडे जी या सवर्ण व्यक्ति, वो वहां पर भी अपना जाति भेद शुरू कर देते हैं कि यहाँ की जो लड़कियां हैं वो हमारी बेटियां हैं और वे सब उच्च जाति की हैं, किसी दलित लड़के से हमारी लड़की का विवाह नहीं हो सकता है। जिस अनाथालय की जो भी लड़की का विवाह होगा वह उच्च जाति के लड़कों से ही होगा।
तो यह मैं इसलिए बता रही हूँ कि अनाथालय में भी जाति भेद किस तरह से व्याप्त बताया जाता है। तो यहाँ वह लड़की में जो प्रेम प्रकरण है वह ये बताया है कि सम्मा जो एक पात्र है, दलित स्त्री जो शोषित पीड़ित रही है और ससुराल में घरेलू हिंसा की शिकार शिकार बनती है, तो वह उसकी 3 बेटियां हैं, एक बेटा है, और वह टीबी की मरीज होकर मर जाती है। उसी की बेटी जिसका नाम बबली है, बबली जब बड़ी होती है, बीए करके वह पत्रकारिता में भी डिग्री लेती है, और उसके बाद वह अपने साथ काम करने वाले गुप्ता जी के बेटे से प्रेम करती है, और विष्णु गुप्ता से प्रेम उसका प्रेम हो जाता है। विष्णु का भी मन में ये आकर्षण है और बबली का भी, कि क्यों ना हम एक ही साथ जब काम करते हैं तो जीवन में भी एक साथ रह सकते हैं। और आज की नई पीढ़ी में हम ये बात देख सकते हैं कि जो पुरानी पीढ़ी है वह पूरी तरह से पुरानी परंपराओं और पुरानी विचारधारा में बंधी हुई है, लेकिन वर्तमान समय में जो युवा पीढ़ी है, चाहे वो छात्र हैं, शोधार्थी हैं, चाहे वो कंपनियों में काम कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी, सरकारी कंपनी में, तो उनके मन में जाति के प्रति इस तरह का उतना स्थान नहीं है जितना कि माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के मन में रहता है। और जो लोग विदेश चले गए हैं वहां पर तो जाति बहुत पीछे रह जाती है। वहां तक कौन से देश के वासी हैं इस तरह से पहचान पहले बनती है। तो यहाँ जाति की किस तरह से आज की युवा पीढ़ी जाति व्यवस्था को नकार रही है और इंटरकास्ट मैरिज कर रही है। अभी मैं देखती हूँ कि कई जगह अधिकतर लड़के ही करते हैं कि वे हमारे दलित परिवार के लड़के सवर्ण लड़की से प्रेम कर रहे हैं, और प्रेम के बाद बारात लेके बाकायदा उनके घर जाकर उन विवाह करके उनको अपने घर ला रहे हैं। और लड़की के माता पिता भी कि भाई लड़की का मन है या हमारी लड़की खुश रहेगी, क्योंकि लड़का भी अच्छा पढ़ा है, नौकरी करता है, कमाता है, ये स्थिति देखकर इन इंटरकास्ट विवाहों को भी स्वीकार किया जा रहा है। तो इन्हीं बातों को यानी साहित्य के माध्यम से मैंने ये एक तरह से प्रस्तुत किया है कि अगर दलित समाज के लड़के भी उच्च शिक्षा पाकर एक अपनी सही पोजीशन बना लेते हैं, एक सम्मानित जीवन जीने का एक तैयारी कर लेते हैं, तो कोई हर्ज नहीं कि किसी सम्मानित सवर्ण परिवार की लड़की उनसे ब्याही जाए, या सवर्ण परिवार ही यह प्रस्ताव रखे कि भाई आप जाति को छोड़िए, अब वो जमाना बीत गया, हम तो चाहते हैं कि बच्चे खुश रहें, तो आपका बेटा और हमारी बेटी, इस तरह से हम रिश्तेदार बन सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे प्रस्ताव इस रूप में आए, और यह सेला की बेटी, ये सम्मा की बेटी बबली और विष्णु गुप्ता के विवाह के रूप में एक एक अच्छा विचार यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। सेला की बेटी मोनी और अरविंद का प्रेम भी यहाँ इंटरकास्ट रूप में आया है कि दलित लड़की है और सवर्ण लड़का है, और लड़का लड़की जो फील्ड में काम करते हैं, चाहे वो नाट्य संस्था से जुड़े हैं, लेखन से, प्रकाशन से जुड़े हैं, साहित्यिक कार्यक्रमों में साथ साथ जाते हैं, तो उनके सामने अब जाति का उतना महत्व नहीं है और वो एक साथ मिलकर रहने लगते हैं। तो यहाँ एक दूसरा जोड़ा भी इस रूप में बताया है कि अरविंद का जो छोटा भाई है और उसकी पत्नी, तो पत्नी दलित है, अरविंद का छोटा भाई पवन, तो वह उच्च वर्ण जाति का है, तो वह कभी कभी अपना गुमान रखता है कि मैं उच्च जाति का हूँ, तुम आखिर है तो वही निम्न जाति की। तो इस तरह से लड़की नाराज होकर उससे तलाक ले लेती है। तो यह भी कि शादी हो रही है, कहीं रिश्ते टूट रहे हैं, कहीं रिश्ते बन रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, और कहीं इस तरह से समाज को एक शिक्षा भी मिल रही है कि अगर अंतरजातीय विवाह होते रहें तो समाज में समता जल्दी से लाई जा सकती है। दलित साहित्य लेखन, यह जो साहित्य लेखन है, यह दलित आंदोलन का ही एक भाग है। और यहाँ हम बैठकर प्रेम का चित्रण कर रहे हैं और चांद को देख रहे हैं, सितारों में अपनी बातें जो हवाओं से बात कर रहे हैं, ऐसे विवरण नहीं मिलेंगे।
बल्कि प्रेम जहाँ हुआ है तो कहीं धुतकार के साथ, कहीं फटकार के साथ, या कहीं अपमानित होने के बाद जो मन में प्रेम के दंश रह गई हैं, उनको किस रूप में लेखक कवि किस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, यही यहाँ पर महत्वपूर्ण है। जिन्होंने अपने जीवन में प्रेम किया है उन्होंने प्रेम का विवरण अपने साहित्य में भी दिया है, और जिन्होंने प्रेम नहीं किया है उन्होंने भी चाहा है कि दलित साहित्य को इंटरकास्ट मैरिज के द्वारा समता के स्थल पर दलित समाज को लाया जाए, और दलित साहित्य के मार्फत समाज में इस मानसिकता का निर्माण किया जाए कि अब जाति भेद वर्ण भेद की बातों को भूल जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। इसी तरह जैसे कहानियों की बात करें तो मेरी कहानी है धूप से भी बड़ा। ये कहानी संघर्ष कहानी संग्रह में संकलित है। इसकी जो पात्र है क्रिश्चियन लड़की है रोमा, और जो पात्र है सुनील वह है दलित है। तो यहाँ रोमा नहीं, रमा नाम है जो ब्राह्मण की बेटी है, और सुनील है जो सफाई कर्मचारी का बेटा है। तो यहाँ जब साथ पढ़ते हैं प्रेम तो हो जाता है, लेकिन आगे चल के रमा यह तय नहीं कर पाती कि एक दलित परिवार की बहू बनकर मैं कैसे रहूंगी, और यह बात खत्म हो जाती है। लेकिन सुनील प्रेम करता है दिल से, और वह उसके लिए इंतजार करता है। वही रमा आगे चल के क्रिश्चियन लड़के से प्रेम करती है, और रमा से रोमा बन जाती है। लेकिन क्रिश्चियन लड़के से उसको वह प्रेम नहीं मिलता, बल्कि वह पश्चाताप भी करती है, और एक दिन लौटकर अपने घर वापस आती है। तब वह सुनील को याद करती है कि वह उसका प्रेम तो धूप से भी बड़ा है, और ऐसे प्रेम को स्वीकार किया जाना चाहिए। मेरी भूख कहानी बहुत चर्चित रही है। इसका पंजाबी में अनुवाद भी हुआ है, और इसके साथ मनादी सिलवटे इस रूप में इसका अनुवाद हुआ है। इस कहानी के बारे में मैं इतना कहूंगी कि यहाँ प्रेम के विषय में कई बार की स्त्रियां अपने प्रेम की बात नहीं करती हैं। अपने मन में प्रेम की जो चाहत होती है उसको बताना भी नैतिक दृष्टि से सही नहीं माना जाता है। तो वह स्त्री जो रेलवे स्टेशन पर बैठी है, यहाँ तो कहानी मैं से ही शुरू हुई है, मैं और मेरा पति। तो पति के बारे में बताया कि वे किस तरह का व्यवहार करते हैं, और मैं अचानक ही परेशान हो जाती हूँ कि अरे ये कहाँ चले गए, अभी ट्रेन आएगी और चली जाएगी तो क्या होगा। इसी तरह के इसी विचारों के बीच में वह देखती है कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर एक भिखारी और एक भिखारिन, भिखारिन जैसे बीमार है, और वह भिखारी जो चल नहीं सकता, एक 4 पहिए की गाड़ी पर बैठा है और हाथ से धकाकर उसको चलाता है। तो वह ट्रेन की सवारियों से भीख मांगता है, कुछ चिल्लर पैसे लेकर आता है, और अपनी प्रेमिका को उठाता है कि उठो उठो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो मैं अभी तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। और फिर वह कुछ मांग कर रोटी पराठे वगैरह लेकर आता है, और अपनी उस प्रेयसी को खिलाता है। तो यहाँ लेखिका के मन में एक अतृप्त भावना जागती है, जिसको भूख कहेंगे। वह भूख मन की भी हो सकती है, प्यार की भी हो सकती है, कि उसे भी भूख का एहसास होने लगा। त्रिशूल कहानी में वह जो स्वप्न है रेणु के मन में स्वप्न के रूप में आता है, वह भी उसके मन में कहीं दबे हुए प्रेम की कथा है जो स्वप्न के रूप में दिखाई देती है। इसी तरह सारंगा तेरी याद में, यह कहानी बहुत सुंदर है, अच्छी है। इसको इसको श्रेष्ठ कहानियों का जो कहानी कोश बनाया गया है मध्य प्रदेश की, और उसमें इसको संकलित किया गया है। उसको संकलन करने वाले तिवारी जी हैं, और उसका नाम अभी तो पूरा याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने इस कहानी को चुना था, जिसका नाम है सारंगा तेरी याद में। यहाँ राजदीप और सौदामिनी ये दो पात्र हैं जो प्रेम करते हैं, लेकिन यथार्थ में ये पात्र नहीं है, बल्कि एक लड़की है जो अपनी नानी की कहानी, नानी से कहानियां सुनती है। वह कल्पना करती है कि एक राजकुमारी है, एक राजकुमार है। फिर वह इसी तरह से विचार करती है कि क्यों ना मैं अपनी राजकुमारी को एक नाम दे दूं, और वह उसका नाम सौदामिनी रख देती है। और ये एक प्रेम बहुत सुंदर रूप में
इसको चित्रित किया गया है। अगर कोई प्रेम का चित्रण देखें दलित साहित्य में तो मैं कहूंगी कि भूख कहानी और सरंगा तेरी याद में इस कहानी को बड़े मार्मिक रूप में समझा जा सकता है। दिल की लगी एक कहानी है जिसमें ईश्वर दास और श्यानी श्यानी नाम की एक लड़की है, शयानी नाम है उसका, और नेपाल नगर में रहती थी। ये सत्य कथा है कि जब मेरी बहन का रिश्ता उस ईश्वर दास के पास लेकर गए तो पता चला कि वह किसी और लड़की से प्रेम करता है। दोनों ही दलित, दोनों ही एक ही जाति के लोग थे, शयानी और ईश्वर दास। तो वह वो रिश्ता नहीं हो सका। लेकिन बाद में एक दिन हमारी मौसी घर आती है और वो बताती है कि दोनों ही मर गए। कैसे मर गए कि शयानी को डिलीवरी होने वाली थी और इसमें जचकी के समय उसकी उसकी मौत हो गई। और जैसे ही ईश्वर दास को ये पता चला, वह अपनी ड्यूटी से आया कि उसकी पत्नी, उसकी प्रेमिका नहीं रही, तो अब जीवन में क्या रहा। इस तरह से वह ट्रेन की रेल की पटरी के बीच सो जाता है और रेल से कट जाता है। फिर दूसरे दिन दोनों ही मैयत साथ साथ उठाई जाती हैं। बहुत ही मार्मिक प्रकरण था ये, सत्य कथा है। और इस तरह से प्रेम किया जाता है, निभाया भी जाता है, अगर वाकई में सच्चा प्रेम है तो। मेरी प्रतीक्षा कहानी में सुमन नाम की एक पात्र है। सुमन स्त्री है और वह जिस पुरुष से प्रेम करती है वह पुरुष, शायद ये एक तरफा प्रेम है और इस प्रेम में उस पुरुष को नहीं पता है कि कोई उसे चाहता है। और इस तरह से वह उसको हृदय में बसाकर दूसरे शहर में आकर नौकरी करते हुए अपना जीवन व्यतीत करती है। तो ये दलित साहित्य की कहानी है और दलित कहानी संग्रह में संकलित है और प्रेम का यह रूप भी है। मैंने अपने जीवन में देखा था कि जब मैं प्रकाश हाई स्कूल में शिक्षिका थी तो वहां एक महिला जो अविवाहित थी, लेकिन उसने हमेशा अपनी मांग को सिंदूर से भरकर रखा। क्यों? ये सबको पता था कि उस स्कूल का जो मैनेजर साहब थे प्रकाशी जी, उनको वह स्त्री जब उसको नौकरी दी गई तो उसके मन में उनके प्रति प्रेम था, प्रेम पनपने लगा और उसने पूरी तरह से अपने आप को उनके प्रेम के लिए क्या करेंगे, उत्सर्ग मान लिया। तो यहाँ कि अब वो मेरे नहीं है, वो विवाहित हैं, उनके बच्चे हैं, कोई बात नहीं, मेरे हृदय में मेरा प्रेम है, और उसी के नाम से वह मांग भरती थी। तो यह भी एक प्रेम है। तो यहाँ एक प्रेम यहाँ भी बताया है, टुकड़ा टुकड़ा शिलालेख। ये कहानी है जो दलित साहित्य की कहानी है और इस कहानी में एक ही जाति के लोग हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे लड़के के मन में प्रेम है और लड़की को पता नहीं है, तो ऐसे समय में जब लड़की के जीवन में प्रेम का अभाव रहता है और वह जब ये जानती है, जब यह सुनती है कि बचपन में या छोटी उम्र में कोई उससे प्रेम करता था, तो प्रेम कितनी अमूल्य वस्तु है कि उसको पाने के लिए उसका मन कितना तड़पने लगता है, बेचैन हो जाता है। यह टुकड़ा टुकड़ा शिलालेख इस कहानी में बताया गया है। तो यहाँ शादी के पहले की प्रेम भावना और शादी के बाद कि वह किसी की पत्नी है, अब तो प्रेम का नाम लेना भी पाप है, सामाजिक दृष्टि से, नैतिकता की दृष्टि से और अपने स्वयं की मान मर्यादा की दृष्टि से। तो वह एक स्त्री जो अपने प्रेम को मन में ही छुपा लेती है, उसके मन में कितनी वेदना है और कितना संताप है, इस बात को कौन समझ सकता है। ऐसी मेरी एक कहानी है, वह नजर एक शिक्षिका है जो कॉलेज में पढ़ाती है। उसके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में एक लड़का आता है, एडमिशन नया एडमिशन लेके नया लड़का आता है। वह लड़का शिक्षिका को बहुत ही भावपूर्ण दृष्टि से देखता है और इतने भावपूर्ण दृष्टि से देखता है कि वह परेशान हो जाती है शिक्षिका, और शिक्षिका परेशान हो जाती है। लेकिन फिर इसके साथ एक दूसरी बात जुड़ी है कि उसकी आंखों में उस
छात्र की आंखों में वही भाव दिखता है जो उसने अपने कॉलेज में पढ़ते समय अपने साथ पढ़ने वाले सहपाठी की आंखों में देखे थे। तो ये प्रेम है जो मन के किसी कोने में छिपा होता है और कहीं ना कहीं सर उठाकर देखता है तो जिसके मन में छुपा है उसको बहुत कष्ट देता है। और प्रेम कहते हैं कि पहले प्रेम को भूलना आसान नहीं होता, और प्रेम ऐसा होता है कि उस पर यानी प्रेम मन में अगर है और वह मन में और वह जीवन में नहीं मिलता है तो मन में कई तरह की एक वो भी कटुता भी आ जाती है और जो हमारे स्वभाव और व्यवहार पर असर करती है। तो वह बचपन का प्रेम था, स्कूल जीवन का, और बाद का जीवन जो है एक सम्मानित शिक्षिका का प्रेम है, शिक्षिका का जीवन है। और ऐसे समय में इस प्रेम को क्या कहा जा सकता है जो उसके बेटे की उम्र से भी छोटा बच्चा है। अब यहाँ रामकली उपन कहानी के विषय में भी मैं कहूंगी कि रामकली एक कंजर जाति की लड़की है जो घुमंतु जीवन जीते हैं। साल में 2-3 महीने के लिए गर्मी के दिनों में आम की अमराई, जहाँ आम के बहुत सारे पेड़ हैं, वहां उनके डेरे लगते थे और उनके साथ रामकली भी आती थी। ये मेरे जीवन की सत्य बातें हैं। तो उसे मैंने कहानी रूप में एक घुमंतु जीवन की लड़की और उनके परिवार का जीवन स्तर, उनका जीवन का जीने का तरीका, इसके बारे में काफी दस्तावेजी रूप में प्रस्तुत किया है। और उसके साथ कि जो दलित कंजर जो भटके विमुक्त जाति में आते हैं और लड़का जो गोपाल नाम का पात्र है वह एससी है। तो यहाँ जाति से ज्यादा एक अलग बात यह है कि कंजर जाति जो बहुत खूंखार होती है, बहुत ईगो वाली होती है और किसी तरह भी झुकने को तैयार नहीं होती, और अपनी बेटी का प्रेम, बेटी किसी और जाति से प्रेम कर रही है, ये तो वे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये जो विचार है, पुरुष सत्ता की बात आती है यहाँ, पुरुष अहम की बात आती है कि स्त्रियां को मार देंगे, कुचल देंगे, कूट लेंगे, उनको हमेशा के लिए चुप कर देंगे, लेकिन प्रेम नहीं करने देंगे। तो ये पुरुष सत्ता है। स्त्रियां चुप रहती हैं, सहन करती हैं। माँ भी बेटी को यही सिखाती है कि देख, तेरे पिताजी को पता चलेगा तो तुझे मार डालेंगे, तेरे भाइयों को पता चलेगा तो तुझे जीने नहीं देंगे। तो ये सारी बातें हैं जो प्रेम प्रकरणों से भी जुड़ी होती हैं और जो कहानी के रूप में भी आई हैं। तो रामकली का ऐसा ही प्रेम है। और यहाँ में आत्मकथाओं के संदर्भ में जो प्रेम प्रस्तुत किया गया है, आत्मकथाएं तो जीवन की सच्चाई है, यहाँ किसी प्रकार की कल्पना नहीं है, बल्कि यथार्थ के साथ। समय तो ठीक है ना? हाँ हेलो हाँ जी। हाँ हाँ, समय ठीक आत्म है मैम। आत्मकथाओं के प्रेम के विषय में बस संक्षेप में बता रही हूँ कि मोहनदास नेमिष राय जी ने भी अपनी आत्मकथा अपने अपने पिंजरे में, उन्होंने भाग 1 में जब वो बार बार बंबई यात्रा कर रहे थे, उस समय उनके मोहल्ले की एक लड़की थी और उस लड़की के प्रति उनके मन में अनुराग भाव पैदा हुआ था और कई बार वो उसे प्रेम की नजर से देखते थे और बचपन में साथ खेलते थे। तो ये एक प्रेम भावना जो बचपन की है उनके मन में आई थी। और वही जब बंबई जाके कुछ साल वर्षों के बाद लौटते हैं तो वो देखते हैं कि उस लड़की का विवाह हो चुका है और वह काफी बदल गई है। तो यहाँ मन का प्रेम है, अपने ही समाज की लड़की है, लेकिन कई बार उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, या व्यक्त किया भी है तो जैसे विवाह नहीं हो पाया है तो यह मन के किसी कोने में रह जाता है। प्रोफेसर तुलसीराम जी की आत्मकथा, वह तो बहुत ही सुंदर रूप में लिखी गई है, मुर्दैया। और मुर्दैया में उन्होंने जो जी नटनिया का जिक्र किया है कि वह उनसे अंग्रेजी सीखना चाहती है, और फिर वो तो सर का, प्रोफेसर तुलसीराम जी का विवरण चित्रण बहुत ही सुंदर रूप में है कि किस रूप में वह लटके झटके के साथ हमेशा झूमती रहती है, नाचती रहती है और लेखक को लुभाती रहती है। तो लेखक भी उसके प्रति प्रेम का अनुभव करते हैं। अब यहाँ अनीता भारती जी
कि आत्मकथा का नाम है छूटे पन्नों की उड़ान। तो आत्मकथा में उन्होंने भी अपने प्रेम का जिक्र किया है। यद्यपि छूटे पन्नों की उड़ान उनकी आत्मकथा का पहला भाग आया है, जिसमें उन्होंने बचपन, माता पिता, स्कूल जीवन और अपने कार्यकर्ता का जीवन, और उसके बाद वो जब एक कैंप में कहीं बाहर जाते हैं तो वहां राजीव नाम के राजपूत जाति के सवर्ण लड़के से उनकी मुलाकात होती है। अनीता जी, जो जीवन की सच्चाई है, अभी वो उनके पति हैं, तो वो देखती है कि किस तरह वो, कोई जाति भेद नहीं है, कोई मन में ऊंच नीच का भाव नहीं है, बल्कि वो उन्हें बहुत सम्मान दे रहे हैं, उनका बड़ा ख्याल रखते हैं। और कुछ ऐसे प्रकरण भी बताए हैं कि अगर वो ना होते तो अनीता जी को परेशानी में पड़ जाने वाली बात थी। इस तरह उनके मन में भी राजीव जी के प्रति प्रेम उमड़ने लगता है, और राजीव अपने माता पिता से बगावत करके, बगावत यानी लड़ झगड़ कर इस बात के लिए राजी कर लेते हैं कि उन्हें अनीता से ही शादी करना है। और यह एक सफल प्रेम है, सफल विवाह है, जो आत्मकथा में चित्रित हुआ है, और उसके साथ जीवन में भी पूरी तरह से है। उनके दो बेटे हैं, और दिल्ली में उन्हें कौन नहीं जानता। रजनी तिलक की आत्मकथा, उसमें भी प्रेम का थोड़ा अंश चित्रित किया गया है। रजनी अनीता जी की बड़ी बहन है। उनकी रजनी की आत्मकथा और अनीता जी की आत्मकथा के बचपन के प्रकरण में बहुत साम्यता है, क्योंकि दोनों के माता पिता एक ही हैं, और जहां जहां वे रहे, उनका घर रहा, जहां जहां उन्होंने मकान बदले, वो स्थितियां एक जैसी रही हैं। तो रजनी तिलक ने, क्योंकि वो बड़ी थी घर में, घर की जिम्मेदारियां उनके ऊपर थी। रजनी की माँ का, रजनी और अनीता जी की माँ का मानसिक संतुलन ठीक नहीं होने से वे हमेशा बीमार रहती थी, कुछ काम नहीं कर पाती थी, बच्चों की देखभाल नहीं कर पाती थी। तो ऐसी स्थिति में रजनी जो बड़ी बहन थी, उनको अपने छोटे बहन भाइयों का देखभाल करनी पड़ती थी। और घर में पिता अकेले थे कमाई करने वाले, तो उन्हें भी कहीं घरों का काम करने के लिए जाना पड़ता था। ऐसा उन्होंने अपनी आत्मकथा में बताया है। रजनी तिलक, कई बार वो इतनी संतप्त हो जाती थी, त्रस्त हो जाती थी कि, क्योंकि घर में बड़े भाई थे, साथ में भाभियां थी, भाभियों का व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं था। तो ऐसी स्थिति में रजनी जी बहुत दुखी हो जाती थी। और ऐसे समय में, क्योंकि रजनी सामाजिक कार्य से जुड़ी थी, समाज का काम, सामाजिक जागृति, महिला मूवमेंट का काम, और वो तो एक जानी मानी आंदोलनकारी महिला रही है। तो जब रजनी मैट्रिक करने के बाद नौकरी करने का विचार करती है, और वह बंबई चली आती है, और यहाँ आने के बाद वह नौकरी करती है, लेकिन फिर ट्रांसफर हो जाता है, फिर से वह दिल्ली वापस आ जाती है। ऐसे समय में जब उसका घर में रहना दूभर हो जाता है, तब वह अपने प्रेमी मित्र आनंद से बात करती है कि विवाह करके हम अलग रह सकते हैं। तो यह उनका प्रेम था, जो उन्होंने आत्मकथा में व्यक्त किया है। विवाह के पहले वे दोनों मिलते थे, प्रेम प्रेम करते थे, और इसके साथ ही, हालांकि उनका जो प्रेम कथा है वह ज्यादा दिन नहीं चल सकी। उनकी एक बेटी है ज्योति, और बेटी जब 3-4 साल की थी तभी वे अलग हो गए थे, और उसके बाद 5-6 साल तक केस चलता रहा प्रॉपर्टी का और तलाक का। तो इस तरह से एक लंबे समय तक इस संघर्ष को झेलते हुए रजनी ने समाज सेवा की, और अपने आप को सामाजिक कार्यों में व्यस्त रखा। तो रजनी तिलक की आत्मकथा, उनकी आत्मकथा का नाम है अपनी जमी अपना आसमां। अपनी जमी अपना आसमां। वो भी चाहती थी कि मेरी आत्मकथा 4-5 खंडों में आएगी, लेकिन देखिए कि पहला भाग ही उनका आ सका, जिसको वो अपने बचपन, माता पिता, बहन भाई और इसी तरह अपने मूवमेंट की बातों तक ही ला सकी। और विवाह उनका आनंद के साथ हुआ है, और वहां ससुराल जाने के बाद उन्होंने जो सब बातें देखी, महसूस की, वहां तक आकर ही उनकी आत्मकथा खत्म होती है। मराठी भाषी कौशल्या बेसंत्री जी की आत्मकथा, जिसका नाम है दोहरा संता, दोहरा अभिशाप। आत्मकथा का नाम है दोहरा अभिशाप। तो कौशल्या बेसंत्री एक दलित लड़की, दलित महिला रही है, नागपुर की।
नागपुर में रही हैं और अंबेडकर मूवमेंट में सक्रिय कार्यकर्ता रही हैं। इसके साथ उनके माता पिता जो सूत गिरनी धागा बनने का कारखाना होता है ना नागपुर में, ऐसे बहुत कारखाने थे, तो वो सूत गिरनी में वो मजदूरी का काम करते थे। और 6-7 बहनों के बाद एक भाई पैदा हुआ था। इस तरह से बड़ा परिवार था, गरीबी थी, जिम्मेदारियां थी। कौशल्या बड़ी थी, जब वो 9वीं-10वीं पढ़ती थी उसी समय से अंबेडकर मूवमेंट से जुड़ गई थी। यही उनकी मुलाकात उनसे हुई थी जो उनके पति देवेंद्र देवेंद्र बेसंतरी, इनसे उनकी मुलाकात हुई, दोनों में प्रेम हो गया। यद्यपि कौशल्या बेसंतरी जानती थी कि यह शादीशुदा है, इसके बच्चे हैं, फिर भी वो उनसे प्रेम करती रही कि शादीशुदा है तो क्या हुआ, मैं भी रह सकती हूँ पत्नी के रूप में। इस तरह वो शादी करते हैं, अलग रहते हैं। लेकिन विवाह होने यानी ये एक दलित लड़की का प्रेम जो अंबेडकर मूवमेंट से जुड़ी, उसने अपने प्रेम को अपनी आत्मकथा में लिखा है कि किस तरह वह अपने इस प्रेम को जीना चाहती थी, पाना चाहती थी। और यह प्रेम उन्हें किस रूप में मिला कि विवाह होने के साथ ही पति ने उन्हें अपनी पैर की जूती समझ लिया और उन्हें सब प्रकार से त्रस्त करना शुरू कर दिया। जैसा कि जैसा कि खर्च के लिए रुपए नहीं देना, बच्चे जब वो प्रेग्नेंट है ऐसे समय में दौरे पे बाहर चले जाना, जब डिलीवरी होने वाली है ऐसे समय में घर में ना रहना, उन्हें अस्पताल ना पहुंचाना, ऐसे सब काम उन्होंने, दुष्टतापूर्ण काम, भावना, इस तरह कौशल्या जी को संतप्त किया। और अंत में कौशल्या ने उनसे तलाक लेना जरूरी समझा और तलाक के लिए भी काफी दिन तक केस चलता रहा, जद्दोजहद चलती रही। और वह भी बहुत कम रकम तय की गई कि जो कौशल्या जी को मिलती थी, और वह भी कभी समय पर नहीं मिली। इस तरह कौशल्या जी का प्रेम और उसका अंजाम एक दलित आत्मकथा के रूप में हमारे सामने आता है। तो यहाँ तो दोनों ही दलित हैं। ये कहा जाता है कि सवर्ण व्यक्ति दलित स्त्रियों के साथ अन्याय करता है, तो कई बार दलितों के बीच भी दलित पुरुषों के द्वारा भी अन्याय किया जाता है। तो शोषित पीड़ित स्त्रियां ही अधिक होती हैं। कई बार स्त्रियां भी अपने विचारों से, भावना से या दुस्साहस से पुरुषों को शोषित करती हैं। ये भी कई अपवाद देखे जाते हैं, लेकिन अधिकतर स्त्रियों की जो मानसिकता है, स्त्रियों का जो गढ़न है, निर्माण है, उनकी निर्बलता, अबलापन है, इसके कारण वो शोषित पीड़ित बनाई जाती हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा जूठन में भी एक प्रेम प्रकरण का विवरण हमें मिलता है कि जब वो बंबई में थे और वहां सवर्ण जाति की एक लड़की और उसके परिवार के लोग उन्हें वाल्मीकि का कारण, वाल्मीकि जैसे महर्षि वाल्मीकि ये तो ब्राह्मण के बेटे थे, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि भी शायद ब्राह्मण है, ऐसा मानकर वो लड़की उनसे प्रेम करने लगती है। और उसके परिवार के लोग भी उसको छूट देते हैं कि अगर इस तरह का एक अच्छा शिक्षित और नौकरी वाला लड़का मिल जाता है बिना दहेज का तो क्या हर्ज है। तो यहाँ जैसे ही उसके परिवार को और लड़की को ये मालूम होता है कि वे तो वाल्मीकि यानी एससी जाति के हैं, तो वह लड़की कहती है कि नहीं, अभी तो मैं विवाह नहीं कर सकती। और इस तरह से जो प्रेम था, जो एक उद्देश्य से कि हमें एक पति चाहिए, हमें बिना दहेज का पति चाहिए, नौकरी वाला अच्छा पति चाहिए, इसलिए चलो प्रेम करते हैं, तो ये जो प्रेम का उद्देश्य है ये गलत था और वह प्रेम उसी तरह समाप्त हो जाता है। यहाँ ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की एक कहानी है, प्राइवेट बार्ड। इसमें हर्ष नाम की जो उन्होंने भतीजी के रूप में उसको चित्रित किया है, वे उसके लेखक चाचा के रूप में हैं। और वो कहते हैं कि 1 साल से लड़की, उसका नाम है विश्वनाथ कौशिक। कौशिक यानी उच्च जाति का पात्र है जिससे वो प्रेम करती थी, और दलित लड़की सवर्ण लड़के के साथ घर से भागकर विवाह कर लेती है। और अपनी जाति पति को तो पता है लेकिन परिवार को नहीं बताते हैं। वही लड़की जब डिलीवरी के लिए
यहाँ आती है देहरादून, और वहां पर प्राइवेट वार्ड में जो सफाई कर्मचारी महिला काम करती है, तो वो देख लेती है कि अरे ये तो उसकी बेटी है, और इस तरह जाति का भांडा फूटता है। और धीरे धीरे यह देखा जाता है कि जाति का पता लगने के बाद क्या अंजाम होता है। तो वो जाति का प्रकरण अलग है। यहाँ प्रेम का प्रकरण है कि हर्ष नाम की लड़की जो विश्वनाथ कौशिक से प्रेम करती है, और बाद में उसी की पत्नी बन के रहती है, उसके बच्चे की माँ भी बनती है। तो इस तरह देखें तो दलित साहित्य में प्रेम प्रकरण की बहुत सारी घटनाएं और कहानियां, कथानक चित्रित किए गए हैं, बनाए गए हैं। प्रेम की अभिव्यक्ति खुले रूप में अधिक दिखाई नहीं देती दलित साहित्य में, बल्कि दबी छुपे रूप में भी है, या कुछ ऐसे अनबूझे या गैर समझ के कारण, गैर समझ यानी ना समझी के कारण भी कभी ऐसे प्रकरण हुए हैं। इस तरह की बात को बताया गया है। तो प्रेम के प्रति जो सामाजिक भय है, चाहे वो जाति भेद के कारण है, सामाजिक भेदभाव के कारण है, इसलिए भी दलित साहित्य में प्रेम उस रूप में चित्रित नहीं हुआ है जिसे खुलेआम बिंदास जिसको कहा जाए कि चलो प्रेम है और हम तो जिएंगे मरेंगे इसी के नाम पर। तो ये बातें दलित साहित्य में उस रूप में दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि प्रेम की जो असफलता होती है और उसके जो दुष्परिणाम होते हैं, उसका अंजाम भी इसी रूप में लड़की को भोगना पड़ता है। इसी तरह दलित कविताएं जो लिखी गई हैं वो विशेषकर आरंभिक दौर की कविताएं हैं, और आरंभिक दौर में जो कविताएं आई हैं वो दलित जाति भेद और संघर्षों की बात ज्यादा करती हैं। वे सवर्णों को नकारना, धिक्कारना, फटकारना और अपने अस्मिता की बात करना, अपने अधिकारों की बात करना, यही बातें दलित कविताओं में विशेष रूप में आई हैं। और बाद की कविताओं में कहीं प्रेम है भी, तो इस तरह खुले रूप में नहीं है कि जैसे माशुका के लिए कसीदे लिखे जा रहे हैं, या जैसे कि प्रेम कविताएं अलग से लिखी जा रही, इस रूप में नहीं है। लेकिन इस संबंध में मैं इतना कहूंगी कि डॉक्टर कुसुम योगी जी ने, अभी मुलाकात हुई थी उनसे उज्जैन में, और तारा परमार जी की पत्रिका अस्वस्थ का 25वां वर्ष मनाते हुए वहां कई साहित्यकारों को बुलाया गया था। तो सर ने बहुत अच्छी प्रेम कविताएं सुनाई और स्त्री को बड़े मनोहारी रूप में प्रस्तुत किया, नायिका को। तो ये सब उनकी प्रेम कविताएं थी। उस समय मैंने भी एक कविता पढ़ी थी, फिलहाल लेकर जहां नहीं बैठी हूँ, तो कविता अगर पढ़ती तो बहुत अच्छा रहता। तो यहाँ 21वीं सदी के लेखन में कविता, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा में पुरुष साहित्यकारों ने कई जगह निर्भय होकर अपने प्रेम प्रसंगों को चित्रित किया है। जैसे कुसुम वियोगी जी के प्रेम के भाव उनकी कविता और गीतों में दिखाई देते हैं। स्त्री साहित्यकारों द्वारा प्रेम के कथानक पर प्रश्न उठाए जाते हैं, जैसे कि मेरी कहानी है वह नजर कहानी में जो एक छात्र है जो शिक्षिका को प्रेम की नजर से देखता है, और शिक्षिका जो है वह अपने छात्र जीवन के उस सहपाठी की नजर को देखती है उस लड़के की नजर में। तो ये जो प्रेम का एक अद्भुत भाव है, वह तो एक मनोवैज्ञानिक बात है कि आज भी वह नायिका प्रेम के लिए क्यों इतना प्रेम को ढूंढ रही है, या प्रेम के लिए प्रेम से वंचित है, इस भाव को क्यों महसूस करती है। इस कहानी पर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की टिप्पणी थी कि इस आप ऐसी कहानी लिखती हैं, इस कहानी को बिल्कुल हटा दीजिए, खारिज कर दीजिए। और इस बात को अभी कुसुम वियोगी जी ने भी कहा, बताया कि अरे आपने तो ऐसी कहानी लिखी है। अरे तो क्या कोई दलित साहित्यकार महिला प्रेम की कथा नहीं लिख सकती? समाज के किसी प्रकरण को लेकर या प्रेम के किसी रूप को लेकर हम अपनी कल्पना से, हमारे अपने मन से कोई कथा लिखें तो लेखिका ही बदनाम हो जाएगी? ये कौन सी बात हुई? तो ये इस बंधन सारे स्त्रियों पर ही लगाए जाते हैं। यह बात भी है कि दलित स्त्रियां, मैंने तो अपनी कहानियों में
जैसे मैंने अपनी कहानियों का जिक्र किया, अपने उपन्यासों का जिक्र किया, जिसमें प्रेम भी है और प्रेम विवाह भी है। तो यहाँ कई बार क्या होता था कि मैं अपनी कहानियां अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए देती थी, और जिसमें अनुभूति के घेरे कहानी संग्रह की तो अधिकांश कहानियां ऐसी हैं जो प्रेम की भावना से अभिभूत हैं, या प्रेम की उसमें छिपी हुई भावनाएं अंकित हैं। तो कई बार टागोर जी मुझे कहते थे कि तुम क्या लिखती हो और अपनी बेटियों को भी यही सिखा रही हो। यानी प्रेम करना गुनाह है। अगर प्रेम का कोई किस्सा मैंने लिखा है तो वो बहुत गलत बात है, और प्रेम की कहानी अगर कोई लड़की पढ़ती है तो गलत रास्ते पर ही चलेगी। ऐसी भावना, ऐसे विचार एक समाज के वरिष्ठ व्यक्ति के मन में रहते हैं, ये एक सच्चाई है। तो यहाँ आ, ये बात सुधीर शर्मा कैदी नंबर 307, सुधीर शर्मा एक व्यक्ति हैं जो दिल्ली के रहने वाले हैं, और गोवा की जेल में 12.5 साल उन्होंने जेल काटी है। उनकी जेल में 28 ग्राम ब्राउन शुगर था। तो ब्राउन शुगर होने से कि 28 ग्राम तो खाएंगे नहीं, उसको तुम बेच रहे थे, और बेचना बड़ा अपराध है। तो इस व्यक्ति ने जब वह नजर मेरी कहानी पढ़ी, हंस में छपी थी 2009 में, अक्टूबर नवंबर 2009 में, और जब ये कहानी गोवा की जेल में गई, कहानी हंस पत्रिका, और उन्होंने पढ़ा, तो मुझे पहला पत्र लिखा था कि एक लेखिका के रूप में मेरा कहानी की समीक्षा उन्होंने मुझे भेजी थी। मैं इतनी अभिभूत हो गई कि जो जेल में है, कैदी है, इसको तो गुनहगार ही माना जाएगा, और वह इतनी सुंदर समीक्षा कि जिसको बड़े बड़े रीडर प्रोफेसर नहीं समझ सके। और उस कहानी को इस कैदी ने कितने सुंदर रूप में चित्रित किया है, कितने सुंदर रूप में उसकी समीक्षा की है। फिर भी मैंने उसे पत्र नहीं लिखा। जब 2-3 पत्र आ गए तब मैंने उन्हें पत्र लिखा था। वह तो मेरे लिए मेरे छोटे भाई की तरह हैं, और मेरे पत्र उसे जाते थे तो एक शिक्षिका के रूप में या एक बड़ी बहन के रूप में, कि अब आपको इस दलदल से बाहर आना है, आपको बंबई नहीं जाना है क्योंकि वो गिरोहों की चपेट में आ गए थे, तो आपको दिल्ली आना है, अपने परिवार से जुड़ के रहना है। इस तरह का मेरा एक पूरा पत्र संकलन है, जिसका नाम है, वाणी प्रकाशन से छपा है, कैदी नंबर 307 सुधीर शर्मा के पत्र, और उसमें मेरे भी पत्र हैं और सुधीर शर्मा के भी पत्र हैं। तो बताने का मतलब ये है कि सुधीर शर्मा ने जब वह नजर मेरी कहानी पढ़ी थी तो कितनी सुंदर समीक्षा की कि मैं उसके विचार और भावनाओं को देखकर बहुत अभिभूत हो गई। यहाँ प्रेम के प्रति उदात्त भावना होना चाहिए। प्रेम व्यवहारिक नहीं, आदर्श होना चाहिए। कई लोग मौज मस्ती के लिए कहते चलो प्रेम करते हैं, किसी को देखा, कटाक्ष किया, हम तो प्रेम करते, एक दो चिट्ठी लिख के फेंक दी, डाल दी, और कहीं अंधेरे में बुला लिया। तो ये प्रेम है कि आकर्षण है, कि सेक्स है, कि मात्र एक दलदल है, ये भी विचार मन में आते हैं। तो सच्चा प्रेम कहाँ होता है? जैसे महादेवी वर्मा का प्रेम उनके पूरी कविताओं में व्याप्त है, और जो वो तो जीवन भर अविवाहित रही, लेकिन उनके प्रेम की जो गरिमा है वह पूरी ज्यों के त्यों बनी रही, और वह वे अपने प्रेम को वैश्विक रूप देकर अपनी बात काव्य कविता के रूप में कहती रही। तो गांव और शहरों के जीवन में भी फर्क है। जो पहले का समय था, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी, इन शताब्दियों के साथ भी समय बदला है। पहले जब लोग बैलगाड़ी में चलते थे बांसुरी बजाते हुए गांव से, जंगलों के बीच से, तो उस समय का एक मन, विचार, भावना अलग होती थी। और अभी शहरों में भाग दौड़ की जिंदगी है, और यहाँ कहाँ इतना समय है कि कोई किसी का इंतजार करे, कि कोई किसी को घंटों खड़े रहकर देखता रहे। तो इसका भी फर्क पड़ता है। वर्तमान समय की भागदौड़, गांव और शहरों के जीवन, इसमें भी अंतर आया है। वर्तमान समय में जो शिक्षा जरूरी हो गई है, अब सभी पढ़ रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उच्च शिक्षा पा रहे हैं, अपना कैरियर बना रहे हैं, और सब कुछ होने के बाद फिर वे देखते हैं कि जीवन साथी चाहिए, तो कहीं अपने योग्य पात्र को देखकर फिर उससे प्रेम भी करते हैं। तो इसे हम कौन सा प्रेम कहेंगे? प्रायोजित प्रेम। तो ये बहुत सी बातें हैं।
प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है। ये एक पंक्ति बहुत सटीक है। और प्यार का यह सुंदर सलोना भाव कहीं पहले के जमाने में होता होगा, या एक उम्र के साथ होता है। एक उम्र बीत जाने के बाद फिर दुनिया में बहुत कठोरता महसूस होती है, कटुता महसूस होती है, और बाकी सब बकवास नजर आता है। जीवन में शांति चाहिए, हमें जीने दो, जियो और जीने दो, ये विचार मन में आने लगता है। एक एक फिल्मी गाने की लाइन है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। और ऐसे कहानी। ही जैसे सीरी फरहाद का प्रेम, ये तो लोक कथाएं हैं, और लैला मजनू का प्रेम, और इसी तरह जो और भी प्रेम कथाएं चलती रही, जिससे कई लोगों को प्रेरणा मिलती रही कि प्रेम ऐसा किया जाता है कि पूरा जीवन उसके लिए निछावर कर दिया जाता है। आज किसी का इकलौता बेटा है, वह किसी लड़की से प्रेम करके अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, या मृत्यु आत्महत्या कर रहा है। तो हम कहेंगे कि वो कौन सी समझदारी है? वह बताए और अपने प्रेमिका का परिचय बताए परिवार को, और शादी कर ले। मरना तो गलत है। जी। पहले जैसे पहले जैसे प्रेम में लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती थी, फिर वो मृत्यु हुई, उनकी इज्जत को बचाने वाली बात रही जाती थी। तो आजकल तो वैसी बात नहीं है, लड़कियां भी डेयरिंग से हैं। पहले कैसा कि जैसे कोमल लता पुरुष के सहारे ही आगे बढ़ेगी, वह जीने देगा तो जिएगी, और कहेगा मर जा तो मर जाएगी। यह बात भी नहीं है। आज की वर्तमान समय की लड़कियां भी सबल हैं, शिक्षित हैं, तर्कपूर्ण जीवन जीने लगी हैं, विचार रखने लगी हैं। तो ये सब बातें तो हैं। अब दलित साहित्य में जो विचारधारा है, वह अम्बेडकरवादी विचारधारा है। और अम्बेडकरवादी विचारधारा के साथ यहाँ जो दलित समाज की स्त्रियां हैं, उनकी भी जागृति बराबर के रूप में हुई है। नागपुर में ही जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बहुत बड़ा 1942 में बहुत बड़ा अधिवेशन लिया था, जिसमें महिलाओं का सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया था कि महिलाएं कैसे रहें, अपने कर्तव्य जिम्मेदारी समाज के लिए किस तरह निभाएं, अपने बच्चों को कैसा पढ़ाएं, कैसा आगे बढ़ाएं। तो वर्तमान समय की जो दलित महिलाएं हैं, वह भी अपना जीवन का एक उद्देश्य लेकर चलती हैं, और तर्क के साथ कि ये प्रेम खिलवाड़ नहीं है, अगर है तो मन में है, उससे उसके श्रेष्ठ रूप को स्वीकार कीजिए, और जो निकृष्ट भाव है उसको मन से निकाल दीजिए। तो यहाँ जीवन का यथार्थ कड़वा है। संघर्षों की पथरीली जमीन पर प्यार कभी इतना सहज नहीं होता है जैसा कि हम भावनाओं में महसूस करते हैं, कहानी और कविताओं में पढ़ते हैं, गीत और गजलों में देखते हैं। यथार्थ जीवन में जो अपने जीवन की सच्चाई को समझ गया है, वह प्रेम के चक्कर में कम ही आता है। इसलिए दलित साहित्य में प्रेम का चित्रण कम हुआ है, लेकिन हुआ है जैसा कि यह जीवन की सच्चाई है, और मन में जो होता है वह हमारे लेखन में आता ही है। जी। ठीक है, इतना सब। धन्यवाद। जी फिर मैम, एक हमारी और प्रश्न बात। है। जी। एक प्रश्न है कि सफल और असफल प्रेम किसे कहते हैं, या कौन सी रेखा है जहां पर प्रेम जाकर के सफल हो जाता है और उस रेखा से पीछे असफल होता है? प्रेम की सफलता की जीवन भर साथ रहें, और लड़के ने आज इस एक लड़की से प्रेम किया, और कल वो दूसरी लड़की के आकर्षण में आकर उससे प्रेम करने लगे, तो ये तो सफल प्रेम नहीं कहलाएगा। या लड़की ही अगर किसी से प्रेम करती है और परिवार के दबाव में आकर वह कहीं और शादी कर लेती है, तो उसको ससुराल जाना है, पति के साथ रहना है, बच्चों को जन्म देना है, तो इस प्रेम को सफल कैसा कहेंगे? सफल यानी जिसका अंत सुख हो, जिसका अंत सुखांत हो, जिसका जो जीवन में सुख दे, इसी को हम सफल प्रेम कह सकते हैं। आज बड़ी खुशी होती है जब इंटरकास्ट शादियां होती हैं, और लोग सरनेम से ढूंढते हैं, अरे ये तो अपनी नहीं है, ये किसी और जाति की है। मुझे बहुत खुशी होती है। और मैंने भी अपनी बेटियों का इंटरकास्ट मैरिज की है। बड़ी बेटी जो देवयानी है, वो इंजीनियर है। हम वाल्मीकि हैं, उसकी शादी गजबीय परिवार में, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बौद्ध समाज है, उस जाति में बेटी का विवाह किया है। तो उस समय परिवार के लोगों का जो दबाव था, उसमें
हिंदू रीति से भी विवाह हुआ और बौद्ध रीति से भी हुआ। इस तरह वो अपने जीवन में सुखी है। आजकल उनका पूरा परिवार अमेरिका में है। दामाद भी जी। वही नौकरी कर रहे हैं, बेटी भी वही, और उनकी एकमात्र इकलौती बेटी है जो वहां पढ़ रही है। तो ये सफल जी। प्रेम है। दामाद और बेटी इंजीनियरिंग कॉलेज में साथ में ही थे, एक दो साल आगे पीछे। तो जी। दामाद ने ये कहा था कि हम शादी कर सकते हैं। तो बेटी ने कहा कि नहीं, हमारे घर के लोग नहीं मानेंगे। तो दामाद ने कहा, तू क्या ब्राह्मण की बेटी है क्या? यानी कि दलित जाति में भी हम एक कदम आगे बढ़ाने में कितना डरते हैं, जबकि मेरा तो ये विचार ही है कि इंटरकास्ट शादियां ही होनी चाहिए। और जब दामाद की बहनें हमारे घर में आई कि भाई हमारे बेटे को आपकी बेटी पसंद है और आंटी आपकी बेटी हमको पसंद है, तो आप इस शादी के लिए तैयार हो क्या? तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और खुशी खुशी शादी हुई, बहुत बढ़िया रहा। ठीक है। इसके बाद मैम, फिर एक एक, और हाँ एक ठीक, और प्रश्न है कि जैसे जो भूमंडलीकरण है, बाजारवाद है, सूचना क्रांति है, हाँ इसने पूरे समाज को बदल कर रख दिया है पिछले 3-4 दशकों से। हाँ। तो क्या ये प्रेम को बदला है? और बदला है तो किस रूप में बदला है? नहीं, भूमंडलीकरण, निजीकरण, उदारीकरण का ये जो है अपने 90 के पहले से शुरू हो गया था। और अभी जी। हम 2023-24 में है, 23 में है। और ये 20-25 साल और पिछले 10-15 साल, यानी पूरे जी। 30 साल हो गए हैं ये हम्म। भूमंडलीकरण। इसमें क्या है, स्पर्धा ने बहुत ज्यादा कदम बढ़ाए हैं कि हर बात के लिए, जैसे पूरा विश्व अब एक हो गया है। केवल इंडिया ही नहीं, जी। इंडिया के लोग विदेश जा रहे हैं। उसके लिए बड़ी पढ़ाई होना, बड़ी नौकरी होना, बड़ा तनख्वाह होना, पैसा होना। तो लोग अपना एक जीवन का उद्देश्य निश्चित कर चुके हैं कि हमें ये चाहिए, और वह चाहिए, जो चाहिए वह पाने के लिए उसके पीछे भागते हैं। तो जी। जैसे सूचना भूमंडलीकरण। क्रांति मैम, हाँ सूचना हाँ। क्रांति ने जैसे फोन लाया, और आज हम कन्वर्सेशन कर पाते हैं फोन के माध्यम से। स्टेटस का जमाना चल रहा है। तो ये प्रेम को कैसे बदला है? पहले प्रेम मिलते थे, इशारों में होता था, लेकिन आज के समय में ये इशारे गायब होते चले जा रहे हैं। फोन शुरू हो जाते हैं। पहले कागज की पुड़िया पत्थर रख के फेंक कर दिया जाता था, या छोटे बच्चों को जी। हरकारा बनाया जाता था कि जा उसको चुपचाप से देकर आ जा। तो ये तो खैर गांव की बातें, पहले की बातें हैं। आजकल प्रगति काफी आगे बढ़ गई है, और वैज्ञानिक उपकरण भी इस तरह के आ गए हैं कि पुराने बातों में, लेकिन उसमें जो एक रस था वो एक अलग था। अभी घंटों फोन पे बात कर लें, फिर बाद में कभी झगड़ा भी हो जाता है, फिर एक दूसरे को मना भी लेते हैं। ये सब तो ठीक है, हम्म। अपनी अपनी समझ की बात है। और जो पाता है वह जानता है, कैसे गूंगे का मुंह का गुड़, तो गूंगा ही बताएगा कितना मीठा है। गूंगा कैसे बताएगा कि कितना मीठा है? जी। वो तो अपने मन में महसूस करेगा, मन में। तो सूचना क्रांति ने जो लाए हैं, अक्सर ये समय भी थोड़ा व्यवहारिकता का आ गया है कि हम पहले अपना लाभ देखते हैं, अपनी स्कीम देखते हैं, अपना उद्देश्य देखते हैं, अपना प्लान देखते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या करना है। लड़कियां भी उसी प्रकार सोचती हैं, चाहे बंबई की लड़की हो, चाहे बड़े शहरों की लड़कियां, कि अरे ये क्या है, इसके पास क्या है, गाड़ी है, बंगला है। आजकल तो वैसे वीडियो भी बना के बताए जाते हैं कि ये सब देख के अगर कोई प्रेम करता है तो उसको सच्चा प्रेम नहीं कहेंगे। सच्चा प्रेम क्या होता है जी। पता नहीं, मुझे नहीं पता। ये तो मन की अनुभूति है, मन की अनुभूति जो महसूस होती है कि किसी के प्रति कोई कोई एक छवि है, कोई एक व्यक्ति है जो आंखों में बस जाता है, और जिसके लिए उसके बाद किसी और का नाम नहीं आता, उसी का नाम प्यार है। जी। और फिर प्रेम में जैसे अपने आ, इस ये निबंध भी लिखे गए थे ना, अशोक के फूल जो संग्रह है, उसमें कि प्रेम और भक्ति, श्रद्धा और भक्ति, प्रेम। तो ये उसमें बड़ी मीमांसा बताई गई थी कि प्रेम क्या है, जिसमें दूजा कोई ना समाये। जब प्रेम एक से ही जी। होता है, और प्रेम अपने प्रेमी से कोई और प्रेम करने लगे, तो उसमें सहन नहीं होता कि उसमें बंटवारा नहीं किया जाता। और जहाँ श्रद्धा है, जी। भक्ति है,
वहां तो भाई जितने लोग चाहें उतना अच्छा है, उतना ही हमारा व्यक्ति प्रिय है और लोकप्रिय बनता जाएगा। तो भक्ति नहीं, जहाँ प्रेम है वहां बंटवारा नहीं स्वीकार किया जाता। और वर्तमान समय को हम देखें, आज की 21वीं शताब्दी में, तो ये भावनाएं भी अब कृत्रिम होती जा रही हैं, कृत्रिम मैंने बनावटी। और मन में तो होती है, जैसे कि अभी मैंने कोई उपन्यास पढ़ा था, कहानी पढ़ी थी, किसकी है, कि पति जब अपने पड़ोस की लड़की से प्रेम करते थे, उससे शादी नहीं हो सकी, पिता ने कहीं और शादी कर दी, और वही लड़की को कोई उसको भाभी कहने वाला, एक लाइन उसकी डायरी में लिखी रहती है कि तुम्हारे पास तो मेरा पता है, तुम मुझे मिलने क्यों नहीं आती। तो इस बात पर पति को इतना गुस्सा आता है कि वो घर छोड़ के चला जाता है कि मेरी पत्नी उस भाभी कहने वाले देवर को चाहती है। लेकिन वो जो कथन था उसकी पत्नी के लिए नहीं था, बल्कि जो चला जाता है उसकी बहन के लिए। और बाद में किसकी कहानी है, अभी दो चार, ये मैंने हंस में ही पढ़ी है, अभी नवंबर के अंक में ही पढ़ी है। बाद में कभी बताएंगे उसके राइटर का नाम। तो स्त्री का प्रेम, प्रेम नहीं गुनाह है। और शादीशुदा स्त्री का प्रेम तो चरित्रहीनता है। और पुरुष का प्रेम, जी पुराना प्रेम है तो धरोहर है। और बाद में भी अगर प्रेम करे तो उसका अधिकार है। तो ये स्त्री की जी स्थिति, पुरुष की स्थिति, पुरुष प्रथम स्त्री द्वयम, ये जो भावनाएं जब तक समाप्त नहीं होती, स्त्री पुरुष को बराबर का अधिकार और स्थान नहीं मिल सकता, तब तक प्रेम के रूप में भी अंतर होगा कि कौन प्रेम करे और कौन ना जी। करे। हाँ हाँ। बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। हाँ, प्रेम के ज्ञानवर्धक। संपूर्ण फलक में आपने अपने विचार रखे। कविता, कहानी, उपन्यास और आत्मकथाओं के सहारे आपने प्रेम को समझाया। और इसी के सहारे बताया कि किस तरह से जाति व्यवस्था काम करती है, किस तरह से प्रेम जाति हाँ, व्यवस्था को खत्म करने का काम कर रही है। हम अपनी तरफ से और शतपथ की तरफ से आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और यहाँ पर ये जो मैंने, उपस्थित सभी। जो भी जो भी मैंने बात की है दलित साहित्य लेखन के दृष्टिकोण के साथ की है, और दलित समाज जी में जी जो स्थिति है उसके आधार पे। नहीं तो प्रेम की बात करें तो बहुत ज्यादा ही बातें हैं, जी अलग जी जी बातें हैं। जी। जी, ठीक। फिर भी आपने संपूर्णता को व्यक्त किया है, संपूर्णता में व्यक्त किया है। बहुत धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित सभी दर्शकों का बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए विदा। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।